सीधी सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सब कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शुभकामना भी, ताकि आप इन वीडियो का अध्ययन करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा पेपर कर सकें। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे जो अध्याय 4 के विश्व का इतिहास वाले क्वेश्चन किए थे, उससे आगे के 3-4 क्वेश्चन और हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा औद्योगिक क्रांति को लेकर कुछ प्रश्नों पर हमने बात की थी, उसी से संबंधित आज आगे हम स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार भी उसके पूछने का चांस है। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के परिणाम को लेकर। क्या क्वेश्चन आएगा? औद्योगिक क्रांति के परिणाम। वैसे इसके परिणामों को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अपने बुक के हिसाब से इसके परिणामों में जो जिक्र किया गया है, कई बार आपसे केवल 2 परिणाम ही पूछ सकता है। वो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि ये अध्याय 4 अंक का है और इसमें लघुत्रात्मक क्वेश्चन आता है। तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक व राजनीतिक परिणाम क्या थे, या यूं पूछ लेंगे औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और वैचारिक परिणाम क्या थे। तो इस आंसर में हम चारों ही परिणामों का जिक्र करेंगे। वो चारों के बारे में पूछ सकता है और एक एक करके वो आपसे किसी 2 परिणाम के बारे में या एक परिणाम के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना इसमें कि औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम है वो निम्नलिखित थे, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आर्थिक परिणाम की। आपको उसमें बताना आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों को आप ऐसे रूप में या कुछ ऐसे बिंदु हम निकाल लें आर्थिक परिणाम के, जिससे हमें याद करने में ये आसानी हो जाए। उन बिंदुओं के आधार पर हम इनका वर्णन कर सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा निम्न आर्थिक परिणाम निकले। जैसे नंबर 1, उद्योग व वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि। क्या लिखना? असंतुलित वृद्धि। असंतुलित वृद्धि की स्पष्ट परिणाम ये दिखाना है कि औद्योगिक क्षेत्र में यानी उद्योग और वाणिज्य में जो है वृद्धि हुई वो असंतुलित थी। नंबर 2, गांवों की अपेक्षा नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास हुआ। क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि लोग जो है वो गांव छोड़कर नगरों की ओर पलायन कर रहे थे, तो इससे नगरों का क्या विकास हुआ। नगरों में मशीनों पर काम करने वाले उनको अर्धकुशल मजदूर मिले और उसके परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसलिए नगर जो है वो इसमें विकसित होने लगे, जबकि गाँवों का जो है वो विनाश शुरू हो गया। तो इसी से एक और तीसरा आर्थिक परिणाम निकलता है कि जब गांव खाली हो गए, लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, तो तीसरा इसका परिणाम क्या था कि गांव के जो परंपरागत उद्योग थे अर्थात कुटीर उद्योग जो थे, तो वो कुटीर उद्योग जो है कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, यानी खत्म होने लगे। चौथा परिणाम ये है इसका आर्थिक कि अब बाजारों को जो है राज्यों का संरक्षण प्राप्त हो गया। संरक्षण प्राप्त हो गया, ये भी आर्थिक परिणाम है। और 5वां आर्थिक परिणाम कि अब औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद एक सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने पढ़े हुए हैं पूंजीवाद, समाजवाद। पूंजीवाद में क्या होता है कि जितने भी उद्योगपति पूंजीपति व लोग हैं वो अपनी पूंजी का उपयोग करने के कारण लाभ पर उन्हीं का एकाधिकार होता है। सारा लाभ जो है वही कमाने लगते हैं। तो इससे एक सामाजिक परिणाम भी निकल कर आएगा जो हम आगे बढ़ेंगे सामाजिक के अंदर है।
ये सारे बिंदु आपको दिखाने हैं आर्थिक परिणाम के अंदर। देख लो एक बार फिर। पहला कि उद्योग व वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई। दूसरा, गांवों की अपेक्षा नगरों का विकास होने लगा। तीसरा, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, उसके स्थान पर जो है विस्तृत उद्योगों में, यानी अब जो उत्पादन है जो पहले घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा हाथ से निर्मित होता था, वो उसके स्थान पर मशीनों का निर्माण हुआ, कल कारखानों की स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप कल कारखाने जो है वो विकसित होने लगे, जबकि कुटीर उद्योग व लघु उद्योग जैसे छोटे उद्योग थे वो नष्ट होने लगे। बाजारों को राज्यों का संरक्षण प्राप्त हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पर हम दिखाएंगे राजनीतिक परिणाम। अगले जो परिणाम है वो है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम, इसमें भी वही लिखना है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्न राजनीतिक परिणाम निकले। जैसे नंबर 1 कि राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी। लोकतंत्र की मांग जो है वो बढ़ने लगी। पहला परिणाम राजनीतिक। नंबर 2 इसमें बताना है राजनीतिक परिणाम में कि मध्यम वर्ग जो है, हमने उसके कारणों में पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का भी एक कारण रहा है कि मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाएं, मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ने लगी। इन्हीं की महत्वाकांक्षाओं के बढ़ने के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हम राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के क्या कारण है, ऐसा एक क्वेश्चन भी है, उस पर जब हम बात करेंगे तो वहाँ देखेंगे हम कि जैसे जैसे मध्यम वर्ग जो है वो विकसित हुआ तो उसके द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजीवादी और पुलिस वर्ग, सामंत वर्ग के अधिकारों के विशेष अधिकारों को जो है समाप्त करने की बात की गई। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है वो मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। तीसरा इसमें जो राजनीतिक परिणाम हम बताएंगे वो है कि श्रमिक संगठनों का निर्माण शुरू हुआ। और चौथा इसी से निकल के आएगा कि इन श्रमिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों के लिए आंदोलन किए जाने लगे। ये सारी बातें हम बताएंगे राजनीतिक परिणाम के। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर हमें बताना है सामाजिक परिणाम। तीसरा, पहला हो गया आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, और तीसरा परिणाम जो हम बात करेंगे वो है सामाजिक परिणाम। इसमें कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकल कर आए। औद्योगिक क्रांति के परिणामों को यदि हम लंबे स्तर पर देखें तो हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम। तो सामाजिक परिणामों में कुछ ऐसी चीजें थी जो नकारात्मक थी। नंबर 1, सामाजिक में हमें सबसे पहले जो बताना है वो ये कि इससे नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। नंबर 2 इसमें बताना है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगी। नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगी। नंबर 3 जो सामाजिक में बताना है वो आप बता सकते हैं। पहला, नए सामाजिक वर्ग का उदय, दूसरा नैतिक मूल्यों में गिरावट, और अब जो है वो मानवीय संबंध जो है वो अब खराब होने लगे। यानी
अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो अब बढ़ने लगी थी। उद्योगों में काम करने वाले जो पूंजीपति थे वो तो और अधिक अमीर होते गए और मजदूर वर्ग जो है वो निम्न स्तर पर ही रह गए। इस कारण मालिक और मजदूर नाम से दो नए संगठन उत्पन्न हुए और उनके बीच में जो है वो संबंध जो है वो खराब हुआ। और चौथा जो है वो संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो समाप्त होने लगी। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो है वो यूरोप में, इंग्लैंड में जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे, काम की तलाश में वो शहरों में आने लगे। तो इससे उनकी जो संयुक्त परिवार प्रथा थी वो संयुक्त परिवार प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और उसका एक परिणाम और निकला कि अब जो है वो शहरों में गंदी बस्तियों का, शहरों में गंदी बस्तियों का या गंदी बस्तियों में वृद्धि होने लगी। गंदी बस्तियों में वृद्धि होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि ये लोग गांव छोड़कर आ गए थे। गांव में तो इनके पास मकान था, रहने की आवास है, लेकिन जब ये लोग शहरों में आए तो इनके पास रहने की कोई आवास नहीं थी। इसलिए इन्होंने झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर जो है वो रहना प्रारंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ और इस बस्तियों का एक दुष्परिणाम ये निकला कि अब इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच जो है कई प्रकार की महामारियां, बीमारियां जो है वो फैलने लगी थी। ये इसका सामाजिक परिणाम है। क्या क्या है? नंबर 1, नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगी, मानवीय संबंध जो है पहले की अपेक्षा खराब होने लगे। चौथा है संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त होने लगी। और 5वां है शहरों में गंदी बस्तियों में वृद्धि होने लगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो परिणाम हम इसमें दिखाएंगे वो है वैचारिक परिणाम। कौन सा दिखाना है? वैचारिक। वैचारिक परिणाम में आपको जो कि औद्योगिक क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम था, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, एक तो नंबर 1 कि अब उदारवाद का स्वागत किया गया। ये पढ़ेंगे हम आगे, यूरोप राष्ट्रवाद उद्यम कारण को लेकर उदारवाद का स्वागत किया गया। उदारवाद को लेकर लोगों का नजरिया जो अलग अलग था। सामान्य अर्थ में जो उदारवाद है उसका अर्थ स्वतंत्रता से था, और राजनीतिक रूप से अगर उदारवाद को देखें हम तो इसका अर्थ था कि एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जो सबकी सहमति पर बनी हो। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद को जो है वो खुले बाजार की नीति को लेकर देखा गया था। उदारवाद का अर्थ था खुले बाजार, मुक्त बाजार नीति, जिसमें राज्य का नियंत्रण जो है वो कम से कम किया जाए, व्यापारियों को, उद्योगों को जो है उद्योगपतियों को हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। और दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो ये कि अब समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद का उदय हुआ। ये दो विचारधाराएं जो है वो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मंच आ गई। तो इस प्रकार ये चारों परिणाम जो है, इसमें से मैंने आपको बताया कि कोई दो भी पूछ सकता है, वो आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक व राजनीतिक परिणाम बताइए, या आर्थिक राजनीतिक परिणाम बताइए, या वो ऐसा भी पूछ सकता है कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो है वो सामाजिक और वैचारिक परिणामों का उल्लेख कीजिए, और चारों भी पूछ सकता है। 4 नंबर का एक परिणाम पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि 2 पूछता है तो 1 का वर्णन करने पर आपको 2 नंबर 2 अंक जो है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब जो अगला इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्लोम्बियस समझौता। इस पर हमने पहले भी कक्षाओं में भी बात की है। प्लोम्बियस समझौता जो है वो इस बार वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या है प्लोम्बियस समझौता, इनके बीच में हुआ। कौन सा समझौता है? प्लोम्बियस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है, और 4 अंक में या टिप्पणी के रूप में वो आपसे इसके बारे में बात कर सकता है। तो इसके आंसर के लिए आपको पहले बताना है कि प्लोम्बियस क्या है,
ये समझौता किसके बीच हुआ, कब हुआ और इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, उन शर्तों का उल्लेख करना होगा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि प्लम्बियर समझौता जो है वो 21 जुलाई 1858 को, कब हुआ, 21 जुलाई 1858 को नेपोलियन तृतीय व सार्डिनिया के बीच, सार्डिनिया कह सकते हैं या आप इसकी जगह लिखें काबूल के बीच, काउंट कैमिलो दी काबूल, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट का चांसलर था, काबूल के बीच। इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी? नंबर 1, हम शर्तों पर बात करेंगे। ये सार्डिनिया के समीप ही प्लम्बियर्स नामक एक जगह है और उस जगह पर ही नेपोलियन तृतीय के साथ जो है काबूल ने अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए, क्योंकि नेपोलियन तृतीय जो है वो प्रारंभ से ही काबूल के साथ मित्रता पूर्वक संबंध बनाए हुआ था, इसलिए काबूल ने इटली एकीकरण के लिए जो है वो गुप्त रूप से नेपोलियन तृतीय के साथ एक समझौता किया था 21 जुलाई 1858 को, जो प्लम्बियर्स समझौते के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्लम्बियर्स में हुआ था। सार्डिनिया के समीप प्लम्बियर्स नाम का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही ये गुप्त समझौता हुआ था, इस कारण इसको प्लम्बियर समझौते के नाम से जाना जाता है, यानी फ्रांस और सार्डिनिया। तो आप यहाँ नेपोलियन और काबूल के रूप में इसका जिक्र कर सकते हैं। शर्तें क्या थी? नंबर 1, पहली कि यदि सार्डिनिया का ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया जो है वो इटली एकीकरण की सबसे प्रमुख बाधा थी। हम बात करेंगे जब इटली एकीकरण की मुख्य बाधाओं में, तो जर्मन और इटली दोनों के एकीकरण में जो प्रमुख विदेशी सत्ता के रूप में जो बाधा थी वो ऑस्ट्रिया ही थी। तो ऑस्ट्रिया से ही मुक्त कराना जो है वो इटली के जितने भी जो राष्ट्रवादी थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे या क्रांतिकारी थे, उनका टारगेट एक ही था कि इटली को जो है वो ऑस्ट्रिया से मुक्त कराना है। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही काबूल ने जो है वो नेपोलियन तृतीय के साथ ये गुप्त समझौता किया था। इसलिए इसमें पहली शर्त ये रखी कि यदि सार्डिनिया का ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है तो फ्रांस जो है वो 2 लाख सैनिकों की सहायता करेगा, 2 लाख सैनिक सहायता के रूप में भेजेगा, सहायता के रूप में भेजेगा। पहली शर्त ये थी। नंबर 2, दूसरी जो इसकी शर्त थी वो ये कि बदले में, यानी सैनिक सहायता के बदले में फ्रांस को नीस, जगह का नाम याद रखना है, नीस व शेवाय, नीस व सेवाई के प्रदेश दिए जाएंगे, सेवाई के प्रदेश दिए जाएंगे। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त जो ये थी कि यदि ऑस्ट्रेलिया पराजित होता है, पराजित होता है तो लॉम्बार्डी, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था, लॉम्बार्डी और वेनेशिया दोनों जगह का याद नाम, मतलब आपको नाम याद रखना है, वेनेशिया और एक है लॉम्बार्डी। लॉम्बार्डी और वेनेशिया जो है पर इटली का अधिकार। चौथा परिणाम जो है वो है नेपल्स, सिसिली और रोम। चौथी शर्त क्या देगी? नेपल्स, सिसिली व रोम के राज्य बने रहेंगे, रोम के राज्य
बने रहेंगे। और पांचवी शर्त थी इसकी कि सम्राट विक्टर इमैनुअल जो है की पुत्री, इसका नाम है क्लेथिडे का विवाह नेपोलियन तृतीय के नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई, नाम याद रखना है आपको, जेरोम बोनापार्ट के साथ किया जाएगा, के साथ किया जाएगा। पांचवी शर्त कि सम्राट विक्टर इमैनुअल की जो पुत्री है क्लेथिडे, उसका विवाह नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ किया जाएगा। और अंतिम और छठी शर्त ये थी कि मेडोना, टस्कनी व पर्मा को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा, एक नया राज्य बनाया जाएगा। और उस पर जो है जेरोम बोनापार्ट शासन करेगा। ये इसकी अंतिम शर्त, जेरोम बोनापार्ट शासन करेगा। ये 6 शर्तें आपको इस कोलंबिया समझौते के अंदर बतानी है। क्या क्वेश्चन आएगा कि कोलंबिया समझौता क्या है, इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, या केवल इतना ही पूछ ले कि कोलंबिया समझौता क्या था। तो आपको पहले बताना है कि 21 जुलाई 1858 को नेपोलियन तृतीय व कावूर के बीच, कावूर पर भी टिप्पणी पूछी जाती है। इटली एकीकरण में कावूर का योगदान था। इटली एकीकरण के जो है वो 3 सूत्रधार थे, मैजिनी, कावूर और गैरिबाल्डी। उसमें ये सारी बातें जो है वो कावूर के सेकंड चरण में, जब आप इटली एकीकरण का चरण पढ़ोगे तो आप देखोगे दूसरे चरण के अंदर ये सारी बातें आई हुई है कि कावूर ने किस तरह से कूटनीतिज्ञता द्वारा जो है वो इटली एकीकरण को पूरा किया था। उसी चरण की एक प्रमुख समझौता ये था, जैसे गैस्टन समझौता है, कोलंबिया समझौता है। तो इस समझौते के द्वारा उसने जो है वो इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या बताना आपको कि 21 जुलाई 1858 को नेपोलियन तृतीय नाम याद रखना है, और दूसरा नाम जो है वो आप कावूर का देते। नेपोलियन तृतीय और कावूर के बीच या फ्रांस और सार्डिनिया के बीच समझौता। उसकी शर्तें मैंने बता दी आपको। नंबर 1 शर्त क्या बताई कि यदि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है तो फ्रांस 2 लाख सैनिक जो है वो सहायता के लिए भेजेगा। नंबर 2, बदले में फ्रांस को नीस और सेवाय के प्रदेश दिए जाएंगे। नंबर 3 जो है वो रोम के राज्य जो है वो बने रहेंगे, ये वाली थी। और नंबर 4 पे हमने देखा कि नेपल्स, सिसिली और रोम के राज्य जो है वो बने रहेंगे। नंबर 5 पर सम्राट विक्टर इमैनुअल की पुत्री जो है क्लेथिडा का विवाह। ये नाम अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा इतना ही ले सकते हैं कि सम्राट इमैनुअल की पुत्री जो है उसका विवाह जो है वो नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ किया जाएगा। और अंतिम जो है वो ये कि मेडोना, टस्कनी व पर्मा को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा और उस राज्य पर जो है वो जेरोम बोनापार्ट शासन करेगा। थर्ड जो थी वो लॉम्बार्डी और वेनेशिया को लेकर थी कि यदि सार्डिनिया की विजय होती है तो लॉम्बार्डी और वेनेशिया, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, वो दोनों ही क्षेत्र जो है वो अब इटली के नियंत्रण में आ जाएगा। ये कुल 6 शर्तें थी। वो सारी शर्तें जो है मैंने यहाँ लिख दी, आप उनका उल्लेख करके उसमें बता सकते हैं।